and welcome back to Buddy Education. To all my dear student, I hope you all are doing good and studying hard as well. क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं तो सबको डर लग रहा होगा, बट बच्चों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एज वी प्रॉमिस कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और वी विल बी ऑल्सो बी डिस्कसिंग दी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, तो हम क्लास में ही काफी क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं. मैं तुम लोगों को बताती रहती हूँ कि भाई ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. बाकी हम चैप्टर के ड्यूरेशन में भी बहुत सारे लेक्चर के ड्यूरेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग फ्यू पीडीएफ ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. तो आपको थोड़ा सा अब अटेंटिव रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको. ठीक है, क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम है. सब बच्चे बहुत डर रहे होंगे, पहली बार 11th क्लास के बच्चे, इतना सारा बर्डन है. आई अंडरस्टैंड योर पेन कि भाई बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं और अब वास्ट सिलेबस है. ठीक है, लेकिन घबराने से काम नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा. तो पढ़ाई पे ध्यान देना है. जैसा टीचर आपको बता रहे हैं आप वो अगर फॉलो कर लोगे बच्चों, तो आई ट्रस्ट मी यू विल स्कोर गुड. एटलीस्ट आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएंगे. ठीक है, तो घबराना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और फॉलो करना है चीजों को. राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 की फॉर द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अभी तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं अबाउट द मॉलिक्यूल कि भाई दो एटम जब ज्वाइन करेगा तो कैसे इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, कैसे किस किस टाइप के बॉन्ड आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ बॉन्ड भी डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड है हमारे पास, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड है. ऑल्सो लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई कोई भी, जब हमने डाइपोल मूवमेंट देखा था, राइट, याद है किसी को डाइपोल मूवमेंट क्या था? सो डाइपोल मूवमेंट आपको बता रहा था कि भाई कोई भी जो बॉन्ड है वो ना तो पूरी तरीके से आयनिक होगा, ना ही पूरी तरीके से कोवेलेंट होता है. उसमें दोनों ही नेचर आपको मिलेंगे. तो हमने कोवेलेंट कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, नॉन पोलर एंड पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड. तो कोवेलेंट के अंदर भी दो तरीके से हमने डिवाइड किया है, एक नॉन पोलर है, एक पोलर है. नॉन पोलर कंपाउंड वो है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है या जीरो है, या तो सेम एटम ज्वाइन कर रहे होंगे. और लेट्स से कुछ ऐसे एटम भी है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. तो ये भी कैसे बनाएंगे, नॉन पोलर कंपाउंड बनाएंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोई खींचेगा नहीं, बीच में रहेगा, शांति से जीवन बताएंगे. राइट, ऑन दी अदर हैंड वी हैव टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है. भाई एक बहुत वीक है और एक पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, वीक वाले के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. तो स्टार्टिंग में तो शेयरिंग हुई, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है. इससे क्या हो गया, अब दोनों के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया, फॉर्मल चार्ज डेवलप हो गया. वैसे तो ये क्या थे, देवर कोवेलेंट कंपाउंड, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए था, शेयरिंग हो रही थी. बट यहाँ पे क्या एक छोटी सी कैच है कि भाई पहले क्या हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी, बट ड्यू टू द more electronegative nature of the one atom, the electron cloud shifted towards it, and धीरे धीरे वो शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, उसके ऊपर आयनिक या फिर उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. एंड दैट्स हाउ कोवेलेंट कंपाउंड में भी क्या हो जाएगा, आपका आयनिक कैरेक्टर आपको दिखाई देगा. राइट, तो वी हैव अंडरस्टूड इन द डिटेल इन द लास्ट लेक्चर. जिन लोगों ने भी ये नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो. ठीक है, आज हम एक बहुत ही प्यारे से रूल के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आपको एक दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फजान्स रूल. ठीक है, फजान रूल हमें क्या बताता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज यू नो इससे आपको इस टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन तो मिलने वाले ही हैं. तो फजान रूल को समझ लेते हैं कि क्या भाई ये बताने वाला है हमें. ठीक है, तो फजान रूल हमें क्या बताएगा, जस्ट एज द कोवेलेंट बॉन्ड हैव पार्शियल आयनिक कैरेक्टर. राइट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, भाई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डाइपोल मूवमेंट से हमने कैलकुलेट किया था, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है. और हमने ये भी जाना था कि कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड ना तो फुल्ली आयनिक होगा, ना ही फुल्ली कोवेलेंट होगा. दे मस्ट हैव सम कैरेक्टर ऑफ बोथ ऑफ टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, आयनिक कैरेक्टर भी होता है, बस डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा है. सो एज वी नो कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी होता है, तो ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड आयनिक बॉन्ड के अंदर भी क्या होगा, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा. सो आयनिक बॉन्ड ऑल्सो हैव द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर. अब हमने कोवेलेंट कैरेक्टर के आयनिक कैरेक्टर को कैसे समझा था, बाय द डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा और हमें समझ में आया कि भाई किसके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, किसके अंदर कम कैरेक्टर है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा. राइट, अब आयनिक कैरेक्टर
मतलब आयनिक बॉन्ड जहां बन रहे होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे भी हमने देखा कि कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर उनके अंदर पाया जाता है। तो ऐसा कौन से कंपाउंड्स हैं जहां पे आपको कोवेलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, और कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है और आयनिक कैरेक्टर कितना है। सो नाउ बिकॉज थ्रू दी फजान रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो आयनिक बॉन्ड्स हैं उनके अंदर जो भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको पता करेंगे कि भाई कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ज्यादा है कम है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, राइट। सो वी नो दैट कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, और ये उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। सो पोलराइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस हियर, पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन, तो देखो क्या हुआ, इस पॉजिटिव आयन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब क्या होगा आपका, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा आपका, लेट मी जस्ट मेक यू सी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा तो क्या हो गया, अब ये बन गया पॉजिटिव आयन, ये बन गया नेगेटिव आयन। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ी और बढ़ गई, बिकॉज इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को आपने गेन कर लिया है। सो इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन नाउ, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि अब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फोर्स, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं बच्चों, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये क्या करने लगा, बाय सम मतलब थोड़े टाइम बाद, नॉट इमीडिएटली, पहले तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे दिया क्योंकि इसको स्टेबल होना था, इसने भी ले लिया, इसको भी स्टेबल होना था। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अब ये दोनों जुड़ गए हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, पास पास ऐसे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, बंधे हुए हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा है और इनके आसपास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपस में भी क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, शैतान बच्चे हैं, सबके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन भी करेंगे। ऑल्सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने भी लगेगा, एंड दैट्स व्हेन पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। तो इसे क्या बोलेंगे कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑफ द नेगेटिव आयन, ऑफ द एनायन, इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन। तो पोलराइजेशन मतलब हो गया डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, आपका डिस्टॉर्ट हो गया है, डिफॉर्म हो गया है। व्हाई, बिकॉज क्योंकि वो खिंच रहा है किसकी तरफ, आपके पॉजिटिव आयन की तरफ खिंच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एनायन विल गेट शिफ्टेड टू हियर, और वो क्या हो जाएंगे, उसके कॉमन, अब दोनों के ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, राइट। पहले क्या था, कंप्लीटली इसने इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अब दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन, अब इसके क्लाउड के अंदर भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पोलराइजेशन हो गया, डिफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो क्या होगा, तो आपका बन जाएगा, कैसा कैरेक्टर आ जाएगा आपके कंपाउंड के अंदर, इट विल हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर या कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कोवेलेंट कैरेक्टर से मैच करते हैं, दे विल स्टार्ट शोइंग द कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। सो दिस इज हाउ बाय द पोलराइजेशन, ये जो शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टुवर्ड्स द कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन, एंड दिस डिफाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ आयनिक कंपाउंड। इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आया है आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर है या नहीं है, बट आप एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई इतना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आया है या 100% कोवेलेंट कैरेक्टर आया है। बस आप बता सकते हो पोलराइजेशन से कि भाई आपका कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आ गया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी नहीं पता चल रही कि इतना कोवेलेंट कैरेक्टर आया है। सो दिस फजान रूल बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ यू सी, अब जैसे पोलराइजेशन हुआ तो ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। पहले देखो ये कुछ ऐसा था, इसकी शेप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ अपना स्फेरिकल शेप में था, नाउ इट इज डिफॉर्म। अब इसकी शेप क्या हो गया, डिफॉर्म, क्योंकि वो क्या कर रहा है, शेयरिंग होने लगे। अब यहाँ पे देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। तो बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
polarization will take place, right? Now let's take an example of real type of element जहाँ पे हमने ये देखा है कि पोलराइजेशन होता है या कोवेलेंट कैरेक्टर आपका पाया जाता है। तो लिथियम को अगर आप क्लोरीन के साथ क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे, तो लिथियम बीइंग अ मेटल ये क्या करेगा, पहले तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो मेटल नॉन मेटल क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम क्या होने वाला है, लिथियम पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। जैसे ही लिथियम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अब वो क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और ये शिफ्टिंग होने लगेगी, पोलराइजेशन होने लगेगा, एंड दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन विल गेट शेयर। तो इस जगह पे आपके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, तो क्या आ गया इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, राइट। सिमिलरली NaCl में अगर आप देखोगे तो NaCl में भी आपको यही मिलेगा कि आपका स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया कंप्लीटली, बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू पोलराइजेशन इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इट गॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स सोडियम, राइट। सो यहाँ पे आप क्या, पोलराइजेशन डिपेंड किस पे कर रहा है, नाउ विल सी, वी नो कि ये क्या होगा, फजान रूल, या फजान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि भाई इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, पोलराइजेशन होने वाला है और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर है, यहाँ पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो क्या दोनों के पास सेम कोवेलेंट कैरेक्टर आया, क्या पोलराइजेशन का अमाउंट जो होगा शिफ्ट का वो सेम होगा। सो किस पे डिपेंड करने वाला है, कितना परसेंटेज तो नहीं, हम एग्जैक्ट अमाउंट तो निकाल नहीं सकते, बट वी कैन से दैट कि भाई ये इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर, कुछ फैक्टर है जिन पे आपका क्या डिपेंड करता है, पोलराइजेशन डिपेंड करता है। सो एक्चुअली अगर मैं आपको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्ट है, ठीक है, या आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन two things. It depends on two things. पहला, पोलराइजेशन ऑफ व्हाट, कौन पोलराइज हो रहा है, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, एनायन का हो रहा है, कैटायन तो कहीं नहीं जा रहा ना, एनायन जो है वो पोलराइज हो रहा है। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन, कितना पोलराइजेशन ऑफ एनायन हुआ, ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ व्हाट। अब इसको खींच कौन रहा है, पॉजिटिव आयन खींच रहा है ना, तो उसकी कितनी पावर है, वो कितनी पावर से खींचे, जितनी ज्यादा पावर से खींचेगा उतना जल्दी क्या होगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे या शेयर हो जाएंगे, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है। तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर दो तरीके से पता कर सकते हैं कि भाई कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आपके मॉलिक्यूल के अंदर है, बाय नोइंग द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन कितना पोलराइज हो रहा है, मतलब वो कितना शिफ्ट हो रहा है, दूसरा आप कितना खींच रहे हो, कैटायन उसको कितना खींच रहा है, उसकी पोलराइजिंग पावर कितनी है, राइट। सो बाय द टू फैक्टर, पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर, वी विल गेट टू नो द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड, एनी आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होने वाला है, इट कैन बी डिपिक्ट बाय टू फैक्टर विच इज पोलराइजेशन, मतलब आपका डिस्टॉर्टेशन कितना हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना शिफ्ट हो रहा है, दूसरा है पोलराइजिंग पावर कि उसको कितनी पावर से खींचा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर दोनों के फैक्टर्स को देख लेते हैं कि हाउ डज दे अफेक्ट, कि पोलराइजेशन कैसे बढ़ता है ऑफ एन आयन या कैसे घटता है। ऑल्सो वी विल सी कि पोलराइजिंग पावर कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी, किस चीज पर डिपेंड करती है, राइट। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। सो फर्स्ट दैट पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। जो पोलराइजेशन ऑफ एनायन है कि एनायन कितना पोलराइज होगा टुवर्ड्स दी कैटायन, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैटायन। अब इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतना कम क्या होने वाला है आपका पोलराइजेशन, और जितना छोटा साइज होगा उतना पोलराइजेशन होगा। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो जितना छोटा साइज का मतलब उतने कम शेल है, उतने कम इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका एक डेंस जगह पे स्टोर्ड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का साइज क्या है, बिगर है एज कम्पेयर टू लिथियम, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो आपके बाहर भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन है और बाकी अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो उतनी पावर से खींच नहीं पाएगा आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, जो इधर वाला आपका क्लोरीन का क्लाउड है, राइट। बट अगर हम लिथियम की बात करें, इसके पास अगर एक ही शेल है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, एक ही शेल होता है क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक शेल में और सबसे बाहर वाले शेल में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी उसने दे दिया है, किसको दे दिया है, क्लोरीन को दे दिया। तो उसके बाद एक ही शेल है, अब एक शेल है उसके अंदर क्या है आपका 3 प्रोटॉन्स आपके क्या है बैठे हुए हैं अंदर, पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है एक साथ। अब क्या है, एक शेल से क्या होगी, पावर काम करेगी ना, बिकॉज अब उसको बाहर से शील्डिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन के जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके बाहर कोई और शेल नहीं है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। दूसरा, एक ऑर्बिटल के बाहर तो ये आराम से फोर्स लगा सकता है, बट यहाँ पे इसको फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऑर्बिटल को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम के पास क्या है 3 ऑर्बिटल है। ऑल्दो चलो वो 2 हो जाएंगी, 2,8 हो जाएगा। सोडियम आयन हैव 2 ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस, और यहाँ पे लिथियम के पास क्या है, सिर्फ एक वो है, तो इसका साइज भी छोटा है, इसका साइज बड़ा है। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा 2 शेल को, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 2 और 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है जो आपस में रिपल्शन भी करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो ये उतना इफेक्टिवली आपका क्या करेगा, जो इधर के क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके खुद के घर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जिसको उसको संभालना है। बट हेयर इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, दूसरे बाहर के नेगेटिव चार्ज के क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ आराम से खींच लेगा, राइट। सो इसीलिए जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन आपका होगा। तो अगर साइज बिग है तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि Li पॉजिटिव क्या साइज क्या है, छोटा है, दैट्स वाई उसकी पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सोडियम आयन, तो सोडियम का क्या है, साइज बड़ा है, दैट्स वाई उसकी पोलराइजेशन कम है, ठीक है। इसलिए वो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो LiCl के अंदर क्या होने वाला है आपका, LiCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर वुड बी मोर एज कंपेयर टू दिस, इसके अंदर जो कैरेक्टर होगा उससे ज्यादा ही क्या होगा, आपके LiCl के अंदर कैरेक्टर पाया जाएगा। तो दिस इज हाउ कोवेलेंट कैरेक्टर डिफर इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड। तो डिपेंड किस पे करेगा, पहला फैक्टर है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कैटायन पे। ऑलराइट, लेट्स मूव। तो ये मोर कोवेलेंट हो गया और ये लेस। सो फ्रॉम हियर द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जितना छोटा आपका साइज किसका होगा, कैटायन का होगा, उतना ही बड़ा साइज एनायन का होना चाहिए, देन इट विल मेक अ गुड कॉम्बिनेशन। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। क्या कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एनायन पे भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एनायन, या आप कह सकते हो पावर, पोलराइजिंग पावर, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी ऑफ द लिथियम आयन। तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमें मिल गया है। साइज ऑफ कैटायन और पोलराइजेशन में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, बट साइज ऑफ एनायन और पोलराइजिंग पावर में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, कि जितना ज्यादा आपका साइज ऑफ द कैटायन होगा, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ एनायन, राइट, यहाँ पे देखो जितना बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ऑफ दी एनायन, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको बाहर मिलेंगे, उतना ज्यादा वो आपस में रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन होने की वजह से वो इजीली क्या होंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और इसकी तरफ खिंच जाएंगे। और जितना छोटा आपका कैटायन होगा उतना क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होंगे, वो न्यूक्लियस के पास होंगे तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको होल्ड करके रखेगा, राइट। तो जितना छोटा कैटायन, जितना छोटा एनायन है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और न्यूक्लियस के पास रहेंगे। बट जितना बड़ा आपका एनायन होगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल कितने शेल हैं आपके, 3 शेल है, राइट। ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहे 3 शेल, और इस 3 शेल में भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस से दूर भी है। तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, तो जो इनका न्यूक्लियस का चार्ज है, जो Z इफेक्टिव है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के अपनी तरफ नहीं रख पा रहा है, राइट। जिसकी वजह से आपका क्या है, ये दूर दूर भी हैं और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा, तो ये क्या आएंगे, इजीली किसी की भी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लो ये वो बच्चे हैं, वो शैतान बच्चे हैं जो कोई भी चॉकलेट देगा तो इजीली क्या करेंगे, हाँ भाई चॉकलेट मिल रही है तो उनके साथ चले जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक तो ये शैतान बच्चे हैं, घर से दूर भी रह रहे हैं, तो इनको जैसे ही कोई लालच मिलेगा, जैसे ही कोई अट्रैक्शन करेगा इनकी तरफ या इनको चॉकलेट देके अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दे विल इजीली गो टू
दिस साइड। तो जितना ज़्यादा आप घर से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि कोई आपको क्या करेगा, मैनिपुलेट कर सकता है। बट अगर आप घर पे रहते हो, मम्मी पापा की निगरानी में रहते हो, अगर वो सीसीटीवी की तरह आपको 24 घंटे देख रहे हैं, तो फिर आप क्या रहोगे, थोड़े प्रोटेक्टिव रहते हो कि भाई कोई भी आपको ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ऐसा समझ सकते हो कि जितना घर से दूरी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन, पोलराइजेशन हो जाएगा आपका, उतनी ज़्यादा दूसरे बंदे की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर स्ट्रांग होगी आपको मैनिपुलेट करने की। बट जितना आप घर के पास रहोगे, मान लो अगर आप इस शेल के इलेक्ट्रॉन को देख लो तो ये कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियस के पास है और इतनी उसकी पोलराइजिंग पावर नहीं है कि उनके माँ बाप के रहते हुए, घर की निगरानी में, सीसीटीवी के रहते हुए कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम ही होगी, राइट। सो जितना छोटा एनायन उतनी कम पोलराइजिंग पावर, उतना कम डिफॉर्मेशन या उतना कम क्या होगा, आप शिफ्ट होगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा। बट जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी एंड देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट टुवर्ड्स इट। तो पोलराइजेशन आपका ईजिली हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट डिपेंड्स ऑन दी साइज, राइट। सो अब यहाँ पे देख लो, सोडियम के पास हमने एक आयोडीन आयन को लगाया और एक क्लोराइड आयन को लगाया। तो किसका साइज आपका बड़ा है, आप देख पा रहे हो कि आयोडीन का साइज ज़्यादा है और क्लोराइड का साइज क्या है, क्लोराइड आयन का साइज क्या है, कम है। अब यहाँ पे साइज ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि भाई साइज ऑफ एन आयन क्या है, डायरेक्टली पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, जितना छोटा साइज उतना कम पोलराइजेशन। तो आप देख पा रहे होगे कि इसका साइज ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है टुवर्ड्स इट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका साइज कम है जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन कम हो रहा है। सो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट पोलराइजेशन विल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एन आयन, राइट। More covalent, so it will be more covalent and it will be less covalent. Also the charge on the cation or anion is directly proportional to the covalent character. जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। अब पहला फैक्टर था पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर, किस पे डिपेंड करेगी, आपके साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो जितना छोटा साइज ऑफ द कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, जितना बड़ा साइज ऑफ एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया। फर्स्ट रिलेशन वाज दैट, यहाँ पे हम साइज भी लिख लेते हैं, साइज ऑफ कैटायन के क्या होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। पोलराइजेशन क्या है आपका, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स रिलेटेड है। तो एक रिलेशन ये निकल कर आई हमारे पास और एक रिलेशन ये निकल कर आई हमारे पास, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या है कि आपका जो कैटायन का के ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। और आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा कैटायन है एनायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी उनके पास होने वाला है। तो दे विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इफ दे हैव मोर चार्ज, ठीक है। तो अगर हम सोडियम की बात करें और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मैग्नीशियम +2 की बात करूं तो कौन ज़्यादा आपका पोलराइजेशन कर पाएगा, मैग्नीशियम +2, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और कम है एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो उसका न्यूक्लियर के पास और ज़्यादा चार्ज है। तो ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो सीधा रिलेशन है। ऑल्सो अगर आपके एनायन के ऊपर ज्यादा चार्ज, इसका मतलब आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिए हैं, तो आपके बाहर वाले शेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से जितने ज्यादा बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, उतना वो दूर क्या होंगे, आपके न्यूक्लियस से होंगे। सो it is directly proportional to the charge on cation and anion. So covalent character, this is how we decide the covalent character in a ionic compound. तो एक ionic compound में covalent character कैसे decide होगा, on the size of cation and anion and on the basis of charge on cation and anion. तो ये दो चीजें हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, आपका रिलेशन निकाल सकते हैं। पोलराइजेशन से रिलेशन निकालो या पोलराइजिंग पावर, एक ही बात है, दोनों रिलेट कर सकते हैं कि अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा इसका मतलब पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होने वाला है, कौन से कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे, कौन सा कम शो करेंगे, राइट। सारे ही कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बस हमें ये देखना है कि ज्यादा किसमें कम किसमें। ऑल्सो आपने देखा होगा जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक की बात की थी हमने, नॉट फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप की बात की थी। उसमें हमने लिथियम एंड बेरिलियम को एक्सेप्शनल माना था, बाकी सारे जो आपके एलिमेंट थे, लिथियम को छोड़ के पोटेशियम, रुबिडियम, sodium, they all are showing same kind of character, but lithium and beryllium
was showing the covalent character. उसका रीजन हमने तब वहाँ डिस्कस नहीं किया था. तो रीजन वाज दिस कि कोई भी कंपाउंड या तो प्योरली आयनिक या प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है. अब लिथियम के अंदर आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा क्या है आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज काउंटेड एज कोवेलेंट कंपाउंड. ऐसे ही AlCl3 एल्यूमिनियम, ठीक है, AlCl3 इसको भी हम क्या मानते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड मानते हैं. देखने में तो क्या लग रहा है कि आपका एल्यूमिनियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड बना है, बट इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड. बिकॉज इसके ऊपर अगर चार्ज देखोगे तो Al+3. अब सोडियम के पास क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज. तो चार्ज ऑन द कैटायन क्या है, ज्यादा है. ऑल्सो इधर आपका क्या है, ये नेगेटिव आयन है, तो ये क्या है, क्लोरीन ऑन दी आपका क्या है, एकदम कॉर्नर में आएगा, आपके 18 ग्रुप से पहले आता है, तो इनका साइज भी क्या है, काफी ज्यादा है. तो इधर क्या हो जाएगा, आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इस कंपाउंड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स आयनिक कंपाउंड. तो क्योंकि चार्ज ज्यादा है ऑन दी कैटायन, एंड हेयर क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन का क्लाउड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन दी कैटायन. तो ज्यादा चार्ज होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया है. राइट. सो वी काउंट AlCl3 एज अ कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट द आयनिक कंपाउंड. देखने में वो आयनिक कंपाउंड जैसा लगता है क्योंकि पहले वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हुआ है. पहले एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, बट बाद में उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया, शेयरिंग करनी शुरू कर दी. सो दैट्स हाउ इट हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड या आयनिक कैरेक्टर. So this is how we can say that the cation with inert gas configuration forms compound with more ionic character. तो जो cations होंगे जिनका क्या होगा, with inert gas configuration forms compound with more ionic character. तो ऐसे cation जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, राइट. जैसे कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या किया, इनर्ट गैस बना दिया, या लिथियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप करके क्या बन गए, वो आपके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गए हैं. सो जो भी कैटायन क्या करेंगे, जो भी कैटायन अपने इनर्ट गैस फॉर्म में होंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में होंगे, दे विल हैव मोर आयनिक कैरेक्टर. उनके पास क्या होने वाला है, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होने वाला है. तो सोडियम को आप देखोगे, सोडियम के पास क्या है, आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मोर आयनिक है. and the cation which with pseudo inert gas configuration forms compound with more covalent character. जिनके पास pseudo क्या है, pseudo inert gas configuration है. pseudo मतलब false inert gas configuration है, उनको उनका ज्यादा क्या, they are more likely to form covalent compound. Now you can say here Cu+. अब Cu+ में क्या होता है आपका 2,8,18, ये आपका 18 इसके सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे. अब इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे ये हुआ कि आपका जो कॉपर प्लस है वो क्या करेगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे शो कर देगा, बचा कितना आपका 3d 10 and 4s1. ये आपका कुछ क्या है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या फैक्टर हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द कैटायन विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद मोर आयनिक कैरेक्टर. तो जो भी कैटायन जिनके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, विच इज लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो ये क्या होती है, NH2 NP6. ठीक है, तो कोई भी आप इनर्ट गैस उठा लो, उसका आपको क्या मिल जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा एक्सेप्ट हीलियम. ठीक है, हीलियम के पास एक्सेप्शन, उसके पास एक ही शेल है, दैट्स वाई उसको छोड़ के अगर आप कोई भी इनर्ट गैस उठाओगे, लेट्स से आप नियॉन उठा लेते हो, तो नियॉन इज 2s2 2p6. ठीक है, ये उसके पास होने वाला है, राइट. सो हेयर एज वेल सोडियम के पास भी क्या है, सोडियम आयन के पास भी क्या है, वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, जब सोडियम आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा, तो इट विल हैव दिस configuration which is similar to the inert gas configuration. तो जहाँ पे भी आपको inert gas configuration दिखे किसी भी कैटायन की, so they have more ionic character. उनके पास क्या होगा, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा. तो सोडियम जब भी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या करेगा, मोर आयनिक कैरेक्टर शो करेगा. वाई, बिकॉज जब वो कैटायन बनेगा, so it will form it will have
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास क्या होने वाली है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। तो वी आर सॉर्टेड कि भाई हमारे पास हमें वो सारे मॉलिक्यूल को हमने देख लिया कि वो कुछ ना कुछ पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं। बट अब किसके पास ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, किसके पास कम होगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द कैटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो द कैटायन विच हैज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स कंपाउंड विद मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। उनके अंदर क्या होगा, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ तो सॉर्टेड हो गई कि कब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो पहला चीज़ है कि जिनके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ लाइक दिस इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका क्या हो गया, को आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। बट अगर आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अब सूडो इनर्ट गैस क्या होती है, सूडो मतलब फॉल्स, सूडोफोबिया होता है, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, आप पढ़ते हो अमीबा के पास, राइट। तो सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, फॉल्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मान लिया कि आपने इनर्ट गैस का क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनर्ट गैस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि उसके पास जितने भी शेल हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने का। या आप कहते हो कि ये नोबल गैसेस क्यों है, क्योंकि इनके पास जितने भी शेल हैं वो फुल्ली फिल्ड है। तो यहाँ से लेट्स से आपके पास अगर कोई भी शेल है, आपके पास एस शेल है और पी शेल है, अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो ये क्या बन गई आपकी सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज अगर किसी एलिमेंट के पास एस शेल है वो पूरा भरा हुआ है, पी है वो भरा हुआ है, डी पूरा भरा हुआ है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव शेल्स हैं। तो अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो ये कैसे हो गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो गई, बट सूडो है, पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रही है, कुछ फॉल्स है, मतलब कुछ आधी अधूरी आप ले सकते हो यहाँ से बात। तो ये होगी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी कैटायन के अंदर आपको इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर कैटायन के पास जो कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कॉपर। इसको एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कॉपर के लिए क्या एग्जाम्पल होगा, हमें ये फिट करना है कि क्या उसके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार बना के कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। फॉर कॉपर द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 3s2 3p6 3d10 and 4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर, राइट। अब हम उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहीं लाए कर रहा है। लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक। तो यस, अगर आप देखोगे इतने पोर्शन में देखोगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, राइट। ऑल्सो अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हैं, हम जानते हैं कि कॉपर में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो कौन से शेल से होगा, 4s से रिलीज होगा। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कॉपर प्लस बना ले, तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, इट विल हैज़ 3s2 3p6 एंड 3d10। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलेंगे, PNGC, PNGC, ठीक है। तो PNGC जैसी कॉन्फ़िगरेशन इसके पास आ गई है। देखो NS2 NP6 3d10, मतलब इसके पास जितने भी शेल हैं आउटर मोस्ट शेल में वो सारे क्या हैं, फुल्ली फिल्ड हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो होंगे या ऐसे जो कैटायन बनाएंगे उनके पास क्या होने वाला है, उनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। व्हाई, बिकॉज दे हैव मोर पोलराइजिंग पावर। यहाँ पे जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर विल बी मोर। सो दीज काइंड ऑफ cation which has pseudo gas configuration, pseudo inert gas configuration will have more polarizing power। खींचने की पावर बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा खींचने की पावर होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा या उसका पोलराइजेशन कर देगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। एंड देन इट विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। सो ऐसे और भी हैं आपके पास एग्जाम्पल, जैसे आप अगर सिल्वर का देखोगे, सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। सिल्वर में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सिल्वर प्लस Au प्लस, ये सारे क्या हैं आपके ऐसे कंपाउंड हैं विच विल शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, ये एक ही ग्रुप में लाए करते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ऑल्सो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, आपका
सेम मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे +2 चार्ज होने वाला है, तो बाय लूजिंग मरकरी भी आपका क्या करेगा, +2 और +1 भी शो करता है, ठीक है। तो मरकरी, ये सारे जो आपके आयन है, राइट, यहाँ से ये क्या करेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या सॉरी नॉट आयन, दे आर कैटायन, राइट, तो ये वाले जो कैटायन बनाएंगे इनके पास क्या होने वाली है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, एंड बाय हैविंग दिस सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इनका आएगा, राइट, सो दे विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर, एंड वंस दे विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर दे विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सी रिलेशन थी कि इनर PNG से अगर आपके पास है, सो यू विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर, एंड दैट्स हाउ मोर पोलराइजिंग पावर होगी तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आपका होने वाला है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास होगा। तो यू कैन क्लियरली से दैट, तो CuCl2 अगर बनता है, ठीक है, या CuCl बनता है आपका, तो क्या होगा, उसके पास मोर पोलराइजिंग पावर, क्योंकि यहाँ पे Cu क्या है, प्लस आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। दैट्स वाई ये वाला जो कंपाउंड होने वाला है वो आयनिक ना होके क्या होने वाला है, कोवेलेंट कंपाउंड आपका कहलाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डिसाइड, राइट। सो ये हमारा फजान रूल था जिसमें हमने कोवेलेंट कैरेक्टर को जाना है। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन विल शो हाईएस्ट पोलराइजेशन, ठीक है। अब हमें इन कैटायन में से बताना है कि कौन हाईएस्ट पोलराइजेशन करेगा। तो ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या दिखने वाला है, अब हम साइज को देखेंगे, साइज को फैक्टर मानेंगे, तीनों का साइज क्या है, डिफरेंट है, एंड अमंग्स देम लिथियम हैज द लीस्ट साइज, मतलब उसका साइज सबसे छोटा है। सो वी ऑलरेडी नो दैट द साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन पावर, ऑल नॉट पावर, पोलराइजेशन, कि कितना डिस्टॉर्ट होने वाला आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो यहाँ पे लिथियम हैज द लीस्ट साइज, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। सो लिथियम बीइंग द स्मॉलेस्ट अमंग्स ऑल गोइंग टू हैव द हाईएस्ट पोलराइजेशन, तो इसके पास क्या है, हाईएस्ट पोलराइजेशन है, हेंस यू कैन क्लियरली कैलकुलेट द पोलराइजेशन और द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में सारी बातें कि भाई हम कैसे कैलकुलेट करने वाले कोवेलेंट कैरेक्टर को। हमने कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर को भी स्टडी कर लिया था बाय द डाइपोल मोमेंट। तो नाउ वी नो कि भाई हम किसी भी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर को कैसे पता करेंगे, किसमें कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होने वाला है, तो वो उसके आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। इधर आपका क्या है, फजान रूल से हमने पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर, दो फैक्टर्स पढ़े हैं, ये डिपेंड करेंगे डिफरेंट साइज ऑफ दी कैटायन एंड एनायन और चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फजान रूल की हेल्प से हमें पता चला कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होने वाला है। अगेन इट वाज नॉट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव था कि पता चल गया कि भाई कितना आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। परसेंटेज यू डोंट नो कि 50% है, 80% है, वो हमें नहीं पता चला, बस कम ज्यादा कैसे पता चल रहा है, बाय द साइज and the charge on the cation and anion, right? So this is how we get to know. Now next we have वेस्पर थ्योरी एंड VBT, ठीक है। तो ये हमारी कुछ दो थ्योरीज हैं, आगे और भी थ्योरी आएंगी। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द वेस्पर थ्योरी एंड VBT। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द वेस्पर थ्योरी एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द वेस्पर थ्योरी। सो हु गेव दिस थ्योरी? We talk about the Vesper theory. What is the full form? Valence shell electron pair repulsion theory, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, Valence shell electron pair repulsion theory. एंड लुइस कॉम, वाई इट इज सो, मतलब ये पिक्चर में क्यों आई, क्योंकि अभी तक देखो जो हमने बात की मॉलिक्यूल की, हमने ये डिस्कस किया कि भाई कौन से शेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, किस किस तरह के बॉन्ड बनने वाले हैं, कौन से बॉन्ड में कितना कैरेक्टर जाने वाला है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बट अभी तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, बट इन द लुइस डॉट स्ट्रक्चर एज वेल वी कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि भाई मॉलिक्यूल की शेप कैसे होने वाली है। ऑल्सो एक क्वेश्चन में हमारे मन में अराइज हुआ था कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लीनियर क्यों नहीं है, ठीक है, कि ऑक्सीजन बीच में हो और दोनों तरफ आपका हाइड्रोजन हो। इट इज समथिंग, क्या है आपका पिरामिडल शेप में है, तो ऐसा क्यों है, वाई वी हैव दैट शेप। तो जो शेप के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो लुइस डॉट स्ट्रक्चर से हमें नहीं पता चल रही थी। लुइस डॉट स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन दी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। हमें एटलीस्ट जानना तो चाहिए ना कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, पर्टिकुलरली शेप कैसे अटेन कर रहा है, व्हाट इज इट शेप, हाउ डज इट लुक लाइक, और ये कैसे बनी, क्या फैक्टर है जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होने वाली है। सो लुइस डॉट थ्योरी या लुइस डॉट स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट इट, दैट्स व्हाई वी नीड अ थ्योरी, जिससे हमें क्या बनेगा, वेस्पर थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द
कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप को पता करने के लिए क्या हुआ, हमारा वेस्पर थ्योरी आई, जो बताएगी कि भाई जो भी कोवेलेंट है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वो कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, शेप किस ज्योमेट्री में होने वाली है, दैट विल बी ओनली बी डिपिक्ट बाय द वेस्पर थ्योरी, राइट। देन it is proposed by the Sidgwick and Powell in 1940 and it was further developed by Nylom and Gillespie in the 1957। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका इनिशियली क्या दी थी, ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया दोनों साइंटिस्ट ने, राइट। नाउ दिस थ्योरी बेस्ड ऑन व्हाट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी given by these two signs, this is how they look like. Now it was proposed in 1940 and what was the base of the theory, इस थ्योरी का बेस क्या था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होते हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो हियर दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द रिपल्शन इन द इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके आसपास और इन द ऑर्बिटल, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर विल शो सम रिपल्शन विद ईच अदर, और रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ शेप में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जो हम नेचुरली सोच रहे हैं कि भाई ये शेप होने वाली है, उसकी जगह कुछ और शेप होने वाली है इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, ठीक है। अब हमें कौन से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, क्योंकि देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में भी आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, सो यू जस्ट नीड टू कंसीडर दोज इलेक्ट्रॉन। तो हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से लेने देना है, बिकॉज दैट विल गोइंग टू डिफाइन दी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप क्या होने वाली है। सो ये ध्यान से समझ लो कि इट वाज बेस्ड ऑन द रिपल्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनमें रिपल्शन कैसा है, इट विल डिफाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। Again, these were the two scientists who modified the, he refined the theory. उन्होंने थोड़ा और थ्योरी को क्या किया, अच्छे से रिफाइन करके एक हमें प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया कि भाई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। देन लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द पोस्टुलेट्स इन दिस थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी में क्या क्या बातें कहाँ कही गई, कैसे कैसे इसको समझना है। तो पहली जो बात थी, दैट वाज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक सेंट्रल एटम है और उसके आसपास क्या है, कॉर्नर एटम्स होते हैं। नाउ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आसपास कितने पेयर ऑफ क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑफ द डिफरेंट एटम। तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, उसके आसपास और भी बहुत सारे एटम है, इधर उधर उसके एटम होंगे, उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे विल डिफाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के मॉलिक्यूल क्या करने वाले हैं, आपके सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी एटम होंगे, डिफरेंट एटम होंगे, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, दैट विल गोइंग टू डिफाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन ईच अदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमें पता है कि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होंगे, मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे कि भाई मेरे पास मत आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, पता है वो ऑपोजिट स्पिन करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं कि भाई मेरे से दूर रहे। तो ये क्या करते हैं, ये हमें क्लियरली समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने वाला है, दे विल नॉट गोइंग टू स्टे टुगेदर और स्टिक टुगेदर, राइट। सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। Third, these pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize their repulsion and maximize the distance between them, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे मान लो दो घर में बच्चे हैं जो बहुत ही शैतान है, अगर वो एक साथ एक कमरे में रहे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को मुक्का मार के एक दूसरे की आंख फोड़ देंगे या टांग तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो अब क्या करोगे आप उनके लिए, अगर क्लास में भी दो शैतान बच्चे जो किसी को पढ़ने नहीं देते, अगर मैंने उनको साथ में बिठा दिया तो वो क्या करने वाले हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब करेंगे, किसी को नहीं पढ़ने देंगे, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, किसी एक बच्चे को क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। अब क्या हो गया, दोनों साथ में मिलके तो बहुत शैतानी कर रहे थे, बट अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उनका डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया,
बढ़ा दिया, एक को एक रूम में रखा, एक को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, सो डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज। तो मैंने उनको इस तरीके से अरेंज किया कि उनका रिपल्शन भी कम हो जाए, क्योंकि अब अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सो दे विल नॉट गोइंग टू मेक एनी कियोस इन दी क्लास, राइट। तो उनका रिपल्शन कम हो गया बट डिस्टेंस बढ़ गया है, राइट। अब वो दूर दूर रहेंगे। सो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन भी करने वाले हैं कि वो जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दी स्पेस, जो भी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दे विल अरेंज इन सच अ वे कि उनका रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, मिनिमम रिपल्शन हो जाए और मैक्सिमम क्या हो जाए। उसकी वजह से, मिनिमम रिपल्शन होने की वजह से डिस्टेंस आपका मैक्सिमम जाएगा, दूर आप हो जाओगे थोड़ा सा, लेकिन इन दैट सिचुएशन यू विल बिकम स्टेबल। आप क्या रहोगे, थोड़े स्टेबल रहोगे। वो बच्चा भी यहाँ पे क्योस नहीं करेगा, बैठेगा। जब अकेला रहेगा तो शैतानी करने के लिए कोई होगा नहीं, सो हो सकता है वो भी थोड़ी पढ़ाई करे और उसको कुछ समझ में आ जाए, पास हो जाए, राइट। बट दोनों मिल जाएंगे एक जगह पे, शैतानी करेंगे, खुद तो पढ़ेंगे नहीं बट बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे, राइट। तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज किया हमने, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए कि रिपल्शन कम हो जाए, but due to minimum repulsion the distance will increase. तो this is how they look like कि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उनको क्या कर दिया हमने, दूर दूर कर दिया। अब ये अगर साथ में रहते चारों तो क्या करते, बहुत ज्यादा रिपल्शन करते, एकदम स्टेबल नहीं हो पाता मॉलिक्यूल। नाउ दे हैव अरेंज सच इन सच अ वे दैट दे आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये इधर अगर साउथ में है तो ये नॉर्थ में है, राइट। तो साउथ नॉर्थ जैसा हमने इनका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया बट रिपल्शन इनका क्या हो गया, मिनिमम हो गया इन दैट केस, ठीक है। अब फोर्थ आपका जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट सेज दैट द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर। हम वैलेंस शेल को क्या मानते हैं, एक स्फीयर की तरह मानते हैं कि भाई ये स्फीयर की स्फेरिकल शेप में है, and with the electron pair localized on the spherical surface at the maximum distance from one another। और आप क्या सोचते हैं कि भाई ये स्फीयर है, वैलेंस शेल कैसा दिखता है, स्फीयर जैसा दिखता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करते हैं, उनको हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे लोकलाइज करेंगे, मतलब उन्हें एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। तो अभी हमने देखो बोला था कि हमें उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा टू मिनिमाइज दी रिपल्शन। सो वी कीप देम एट दी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे ही वो रखे होंगे बट एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो दिस इज द पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा। सो यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, 180 का एंगल बन रहा है ये। तो एकदम ऑपोजिट अगर हम रखोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखोगे ऑन दी स्फेरिकल सरफेस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो वैलेंस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन देखो कुछ ऐसे होंगे। So the fourth point says that the valence shell is taken as a sphere with the electron pair localized on the spherical surface at maximum distance from one each other। तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और इससे क्या हो जाएगा, रिपल्शन भी कम हो जाएगा एंड दे विल बिकम स्टेबल, तो स्टेबल रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, जो मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, लेट्स से किसी एक मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है, डबल बॉन्ड भी बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो हम सारे बॉन्ड को क्या करेंगे, वी विल ट्रीट देम एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। हम उनमें सबको अलग अलग नहीं मानेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एक ही बॉन्ड मानेंगे या सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। इफ अ मॉलिक्यूल विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक सेम एटम क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह अज्यूम करेंगे। ऑल्सो अगर कोई जैसे अगर आपका सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना है, बट डबल बॉन्ड बनेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 2। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 3। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो गए। इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को भी हम कैसे ट्रीट करेंगे, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो। 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सुपर पेयर। हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे कि भाई ये एक ही यूनिट है। और ओके, सो इस तरीके से वी आर गोइंग टू कंसीडर द multiple bonds as a single bond, single electron pair and the 2 or 3 electron pair treated as single super pair, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या होने वाला है कि वेयर 2 और मोर रेजोनेंस कैन बी रिप्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। रेजोनेंस हमने पढ़ा था कि भाई एक मॉलिक्यूल का ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है और ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, राइट। सो इन द वेस्पर थ्योरी मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर, मतलब ये किसी भी स्ट्रक्चर पे पॉसिबल है कि ये इस स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर देगी और इस स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर देगी। जैसे वैसे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे हाइपोथेटिकल हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर
जो बनाते हैं हम रेजोनेटिंग दैट इज हाइपोथेटिकल, हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द मेन स्ट्रक्चर। बट अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर भी होता, दो स्ट्रक्चर भी होते, तो भी वेस्पर थ्योरी क्या करती, वेस्पर थ्योरी कैन एक्सप्लेन दीज टू स्ट्रक्चर, वो इन दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकती है। सो इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल, इट विल वेस्पर थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द एनी ऑफ देम, किसी भी एक पे लगाओगे तो ये क्या करेगी, फॉलो हो जाएगी, उसको डिफाइन कर देगी, राइट। सो वेस्पर थ्योरी इज लाइक दैट। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ द वेस्पर थ्योरी। next thing which is explained by the Vesper theory, that the repulsion interaction of the electron pair decrease in the order, ठीक है। तो repulsion interaction of the electron decrease होता है एक order में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम नंबर से डिक्रीज हो जाएगा, इट विल डिक्रीज इन अ ऑर्डर, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का इंटरेक्शन होगा तो कुछ और ऑर्डर होगा, लोन पेयर और लोन पेयर का इंटरेक्शन होगा तो कुछ और ऑर्डर होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन होगा तो कुछ और ऑर्डर होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास है, तो या तो वो बॉन्ड में काम कर रहा होगा, या तो वो बॉन्ड बना रहा होगा, राइट, बॉन्ड पेयर कर रहा होगा, या फिर वो क्या कर रहा होगा, अकेला होगा, वो किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं, या तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या फिर वो अकेले होंगे, राइट। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का इंटरेक्शन कैसा होगा, ये आपका एक ऑर्डर में डिसाइड होता है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा। सो व्हाट इज दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर, द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज दैट लोन पेयर और लोन पेयर का जो इंटरेक्शन होगा उसमें जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्योंकि वो अकेले हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगे आप, क्या करोगे, नेगेटिविटी फैलाओगे, रिपल्शन ज्यादा करोगे, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड पेयर पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि लोन पेयर क्या करेंगे, उसको पुश करना चाहेंगे कि भाई जब वो खुद खुश नहीं है तो वो खुशी इंसान को भी क्या देंगे, क्योंकि बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, और कोशिश करेगा पुश करने का कि भाई मैं खुश नहीं तो तुम भी खुश मत रहो। सो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, इसमें जो रिपल्शन होगा वो कुछ अमाउंट में होगा। बट बॉन्ड पेयर का जो इंटरेक्शन होने वाला है वो काफी कम होने वाला है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही क्या है, स्टेबल है, वो बॉन्ड बना के खुश हैं। तो दो खुश लोग हैं तो वो आपस में रिपल्शन नहीं करेंगे, बहुत ही लीस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिपल्शन करने वाले हैं। बट अगर दो ऐसे लोग मिल गए जो अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, और बुराइयां करेंगे और अपना कलेजा जलाएंगे, और क्या होगा, और ज्यादा रिपल्शन करने लगेंगे और नेगेटिविटी फैलाएंगे आसपास। तो लोन पेयर दो लोन लोग मिल गए तो क्या करेंगे, और ज्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे। एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, एक खुश है और एक दुखी है, तो ये दुखी वाला इंसान क्या करना पड़ेगा, उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट डालेगा। तो लोन पेयर का जो इंटरेक्शन होता है, मान लो दो लोन पेयर अगर कहीं इंटरेक्शन में आ गए तो वो तबाही मचा देंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रहेगा तो थोड़ी बहुत मचेगी तबाही, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और बॉन्ड पेयर क्या है, बहुत सुखी इंसान है जो अपना आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ठीक है हम इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं करने वाले हैं। सो रिपल्शन हैपन इन दिस ऑर्डर, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिपल्शन का, कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्शन होगा आपका बॉन्ड पेयर में, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल की शेप को डिफाइन करने में we can easily define the shape of a molecule. So here if we talk about the H2O molecule, तो H2O molecule में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब उसका एक इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर बनाने में बिजी हो गया है। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 का मतलब है 2 लोन पेयर, ये एक हो गया और ये एक लोन पेयर हो गया। अब क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर आर लोकलाइज ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो हम लोन पेयर कहाँ करते हैं, लोकलाइज कहाँ करते हैं, सेंट्रल एटम के ऊपर लोकलाइज कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। क्यों, क्योंकि वो खाली है, खाली दिमाग
शैतान का घर, राइट। तो ऐसे ही समझ लो कि ये क्या है, बड़े ही शैतान है, बहुत ही ज़्यादा इनमें रिपल्शन करेगा होगा, तो ये ज़्यादा स्पेस क्या करने वाले हैं, ऑक्यूपाई करने। और इन दोनों के बीच में जैसे कि मैंने बताया लोन पेयर के बीच में होगा रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो एक दूसरे को धक्का देंगे, धक्का देके ज़्यादा जगह लेंगे, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे ताकि रिपल्शन कम हो, क्योंकि ड्यू टू द मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन देम दे विल गो फार्दर एंड व्हेन दे विल गो फार्दर दे विल टेक मोर स्पेस, राइट। हेयर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी कुछ होता है, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन, बट कुछ तो रिपल्शन इनके बीच में भी होगा। ये जो लोन पेयर है वो जो खुश इंसान है उसको भी दुखी करने की कोशिश करेगा, उसको भी मारेगा डंडे की, भाई तुम कैसे खुश हो। ये वाला लोन पेयर भी क्या करेगा, इसको भी डंडे मारेगा, खुश नहीं रहने देगा, राइट। सो इस तरीके से लोन पेयर रिपल्शन होगा। लास्ट आपका किस टाइप का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में रिपल्शन। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन काफ़ी कम है, बिकॉज ये दोनों खुश हैं, ये बॉन्ड बना के खुश हैं, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपस में रिपल्शन कम करेंगे। सो मैक्सिमम रिपल्शन विल टेक प्लेस हेयर, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में, और फिर ये 3 तरीके के रिपल्शन हमारे मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है। एक लोन पेयर के बीच में, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एंड तीसरा आपका क्या हो गया, बॉन्ड और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, राइट। सो ये बाय कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग आपके मॉलिक्यूल की क्या होती है, शेप डिफाइन होती है। जब आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर लोगे, इसका आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा, देन ओनली योर शेप विल बी डिफाइंड। तो अच्छे तरीके से शेप क्या होती है, ऐसे डिफाइन होती है, जबकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि भाई शेप कैसे डिफाइन होगी, पर्टिकुलर शेप किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपकी शेप क्या हो रही है, रिपल्शन पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस सो इस तरीके से आप डिफाइन करने वाले हो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। अब एज अ रिजल्ट क्या होने वाला लगा, एज अ रिजल्ट हमने क्या पाया, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस। अब इनका क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द रिपल्शन। एक बार देख लेते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास ये 3 डायग्राम है। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल था उसका क्या होना चाहिए था, जो एंगल है वो इतना होता है, ठीक है। ओरिजिनली अच्छा यहाँ पे आपका दिखाया नहीं है, ओके ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो इनका ओरिजिनली जो आपके पास बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, इट शुड बी 109.5 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे इनकी ज्योमेट्री क्या है, सेम है दोनों की, दोनों मॉलिक्यूल की। आप CH4 मॉलिक्यूल देख लो, CH4 मॉलिक्यूल को देख लो और NH3 मॉलिक्यूल को देख लो, ठीक है। दोनों की ज्योमेट्री सेम है, एक बीच में आपका सेंट्रल एटम है, फिर आपके पास हाइड्रोजन है, इस तरीके से अरेंज है। तो ये टेट्राहेड्रल कुछ ज्योमेट्री बन रही है दोनों की, ठीक है। ज्योमेट्री सेम होने के बाद भी इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कम है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, फॉर द अमोनिया आयन में, यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखोगे, इट इज 107 रिड्यूस हो गया है, और जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 109.5 डिग्री होना चाहिए था, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। उसके पास सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। उसके सारे इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट करें, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करें। इट हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या इसके पास कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। दैट्स वाई लोन पेयर रिपल्शन तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, दैट्स वाई आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 109.5 डिग्री, ठीक है। ये आ गई, इसके पास कोई भी लोन पेयर, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी लोन पेयर जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करें। बट हियर इफ यू ऑब्जर्व दी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो आप उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। जो बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक लोन पेयर भी आ गया। अब आपके पास 1 लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर आपके पास यहाँ पे है, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट हेयर, और बाकी के क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर तो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, बट लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा,
एक रिपल्शन, एक पुश क्रिएट करेगा, तो इन दोनों को दोनों तरफ से क्या करेगा, वो पुश करने की कोशिश करेगा। दिस लोन पेयर विल पुश दी बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से जो उनका एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 109, बट वो रिड्यूस होके कितना हो गया 107.3। तो इस तरीके से ये जो ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, the bond reduces, bond angle reduces. So here due to the, because it does not have any lone pair, तो यहाँ पे कोई भी repulsion नहीं हुआ, that's why it has a certain degree of the angle, but here it has been reduced, जबकि ज्योमेट्री दोनों की सेम है, एक सेम ज्योमेट्री पे एंगल भी तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से आपका लोन पेयर रिपल्शन होगा। रिपल्शन कैसे, जो मॉलिक्यूल है वो पुश हो जाएंगे थोड़ा नीचे, ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल को दबा रहा है, राइट, एंड दैट्स हाउ the shape, the bond angle has been reduced। तो इस तरीके से आपका एंगल रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि अगर आपका लोन पेयर नहीं है तो जो आपकी ज्योमेट्री है वही आपकी शेप भी होने वाली है, आपकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल आपका क्या है, सेम रहने वाला है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट if the central atom has no lone pair electron, अगर आपके सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो आपकी ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप, आपकी ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी, एक जैसे। अगर ये टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री है तो मॉलिक्यूल का शेप भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल ही होने वाला है, राइट। बट अगर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि NH3 के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होने वाली है, इट विल नॉट गोइंग टू बी द इक्वल टू शेप। तो यहाँ पे ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू द शेप, तो इसकी शेप कुछ डिफरेंट होगी। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप विल बी डिफरेंट। तो यहाँ से एक और फैक्टर बता देते हैं कि शेप डिपेंड करती है किस पे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे, और जबकि ज्योमेट्री आपकी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, आपके बॉन्ड पेयर पे। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है, और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो इन केस व्हेन यू हैव नो लोन पेयर, जब आपके पास लोन पेयर नहीं है तो आपकी ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बट अगर आपके पास लोन पेयर है तो आपकी ज्योमेट्री अलग होगी, शेप अलग होगी। शेप डिपेंड्स ऑन दी बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, दोनों पे डिपेंड करेगी, जबकि ज्योमेट्री सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, बॉन्ड पेयर पे, ठीक है। तो ज्योमेट्री ओनली डिपेंड्स ऑन दी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बट द शेप डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड lone pair electron, and that's how we get to know the different shapes of the different molecule. I hope this is clear। बहुत ही easy चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि शेप किस चीज़ पे डिपेंड करिए और कैसे एक मॉलिक्यूल की शेप आप कैलकुलेट करने वाले हो। I hope this is now clear। Let's move forward and see the geometry of different type of molecule, ठीक है। तो उनकी ज्योमेट्री और उनकी शेप के बारे में हम बात करने वाले हैं। So first we are going to see the geometry of the molecule in which the central atom has no lone pair electron, ठीक है। तो जहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होंगे इनकी ज्योमेट्री ही इनकी क्या होगी, शेप होगी। ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप, राइट। ज्योमेट्री और शेप क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो देख लेते हैं एक बार कैसे आप निकालोगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री और शेप जो है इट डिपेंड्स ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दी सेंट्रल एटम, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगी। अगर सेंट्रल एटम के पास, जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इन दी वैलेंस शेल, तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होने वाली है, इट हैज द लीनियर ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे क्या है, एक एटम ये रहा इसका, और सॉरी नॉट एटम, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, और यहाँ पे क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं है, दैट्स व्हाई द शेप विल बी लीनियर। और ज्योमेट्री भी आपकी क्या होगी, लीनियर हो जाएगी, और शेप, ज्योमेट्री और शेप हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज्योमेट्री विल बी लाइक लीनियर अरेंजमेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल की जहाँ पे आपके वैलेंस शेल में ऑफ द सेंट्रल एटम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है, अगर उसके वैलेंस शेल में
दो इलेक्ट्रॉन है तो द शेप विल ज्योमेट्री विल गोइंग टू बी लीनियर, ऑल्सो द शेप विल गोइंग टू बी द लीनियर, बिकॉज यहाँ पे नो लोन पेयर, व्हेन यू हैव नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप, राइट। सो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, BeCl2, BeCl2 की अरेंजमेंट कैसे होगी, लीनियर होगी, मतलब 180 डिग्री पे अरेंज होगा। HgCl2 में आपको क्या मिलने वाली है, लीनियर शेप मिलने वाली है, राइट। देन अगर आपके पास सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो नाउ द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, और इनका एंगल भी क्या होने वाला है, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है, तो ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल क्या होगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो द शेप इज गोइंग, ज्योमेट्री अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर है। जैसे कि कौन सा आपका एग्जाम्पल है, BF3, ठीक है, तो BF3 इज द एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देन 4 पे आपकी क्या होने वाली है, 4 पे टेट्राहेड्रल होने वाली है, अभी तक हम डिस्कस करे थे। और टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल में हर बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, 109.5 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक एटम है, उसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंट एंगल होगा, एंड द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, शेप विल आल्सो गोइंग टू बी द टेट्राहेड्रल, राइट। तो CH4 का मॉलिक्यूल है, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन की जो अरेंजमेंट है, शेप जो है आप कह सकते हो, शेप एंड ज्योमेट्री सेम हियर, इट विल बी टेट्राहेड्रल। देन 5 पे आपके पास क्या होने वाला है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आपकी होने वाली है, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हर जो 5 आपके बॉन्ड बन रहे हैं उन सबके बीच में क्या होने वाला है, देख रहे हो आप, 5 है, 1 2 3 4 और एक आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड PlCl5, ठीक है, PCl5 नॉट PL, PCl5 जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी शेप होने वाली है इन दिस ज्योमेट्री, और शेप भी सेम होगी, राइट। देन 6 पे आपके पास होने वाला है ऑक्टाहेड्रल, जहाँ पे हर एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री, ये वाले दोनों एंगल 90 डिग्री होने वाले हैं। आपको इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, 8 हेड्स मिलेंगे, मतलब 8 हेड्स इसके निकल रहे हैं इस तरीके से। तो SF6 की क्या ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, और शेप भी क्या होगी उसकी, ऑक्टाहेड्रल। एंड ओके, सो वी आर डन विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जहाँ पे आपको सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री शेप इक्वल हो जाएंगी, दैट बाय लोन पेयर रिपल्शन आपका बिल्कुल जीरो है, मतलब है ही नहीं। तो लोन पेयर रिपल्शन ना होने की वजह से आपकी एक पर्टिकुलर शेप मॉलिक्यूल की आ जाएगी और ज्योमेट्री आ जाएगी। बट नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स और द आयन in which central atom having one or more lone pair electron, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं रहेंगे, दे विल बी डिफरेंट। तो शेप कुछ और होगी और आपकी ज्योमेट्री कुछ और होने वाली है फॉर दीज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल का टाइप। मॉलिक्यूल का टाइप है AB2E, इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है 2, मतलब 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, और एक क्या है आपके पास, लोन पेयर है। So number of bonds, the bond pair है they are 2, but the lone pair, the bond pair are 2, lone pair is 1, so the shape will be like this, sorry the arrangement of the electron pair should be like this, ठीक है। सेंट्रल एटम के ऊपर आप क्या कर दोगे, लोन पेयर को शो कर दोगे। तो इस तरीके से ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर एक शेप बना रहे हैं। ज्योमेट्री क्या होगी इनकी, ट्राइगोनल प्लेनर कि इस तरीके से ये कुछ एंगल पे अरेंज है, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। अब क्या होगा, क्या इसकी शेप भी सेम आने वाली है, नहीं, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन ये क्या करेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल को पुश करेगा। तो जो इनकी ज्योमेट्री में यहाँ पे एंगल होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, शेप में आते आते वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो ये हो जाएगी लिटिल बेंट, तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, लिटिल बेंट हो जाएगी, थोड़ी सी और पास में आ जाएंगे ये मॉलिक्यूल, इनका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल रिड्यूस। तो द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, किस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर की तरह ये अरेंज है, बट द शेप इज बेंट। दैट इज कौन सा मॉलिक्यूल है ऐसे, SO2 और O3। तो SO2 और O3 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर नॉट सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई द शेप इज डिफरेंट बट द ज्योमेट्री इज डिफरेंट। तो शेप एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट हियर, सो यू विल सी द एग्जाम्पल। नाउ AB3E कि आपके कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो 3 है बट लोन पेयर 1 है। सो आपकी जो ज्योमेट्री होने वाली है वो टेट्राहेड्रल होने वाली है, इस तरीके से ये अरेंज है, बट द शेप विल बी ट्राइगोनल
पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पे शेप होने वाली है ट्राइगोनल पिरामिडल विच इज फॉर अमोनिया। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में जो शेप होती है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, बट द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, राइट। देन Ab2E2 मतलब आपके बॉन्ड पेयर 2 हो और 2 ही लोन पेयर हो, तब क्या होगा, तब और ज़्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो शेप क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि देखो 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, एक तरीके से 2 बॉन्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनकी ज्योमेट्री क्या हो गई, सेम है। ऐसे ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। 4 तरीके से आप क्या कर रहे हो, अरेंज है, 2 लोन पेयर की फॉर्म में अरेंज हो और 2 क्या है आपके बॉन्ड पेयर है। बट फॉर द टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री सेम होने के बाद भी इनकी शेप इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, इट विल हैव अ बेंट शेप। क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये इसको क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ये इसको पुश करेगा, इस तरीके से ये हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे। तो एक बेंट शेप आपको मिलने वाली है, दैट इज फॉर H2O मॉलिक्यूल, राइट। सो शेप एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट एंड फॉर द 2 सेम ज्योमेट्री, ठीक है, 2 सेम ज्योमेट्री होने के बाद भी आपकी शेप तब भी डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इनकी शेप भी ट्राइगोनल पिरामिडल और यहाँ पे भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे रिपल्शन सिर्फ एक पेयर के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन 2 पेयर ऑफ लोन पेयर से हो रहा है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, तो ये बहुत करीब आ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, बेंड शेप हो जाएगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पेयर है, सो द शेप विल गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर द सेम ज्योमेट्री। तो ये भी चीज याद रखनी है, ज्योमेट्री और शेप वैसे भी इक्वल नहीं होती, बट अगर सेम ज्योमेट्री हो आप सोचो कि उस पर सेम शेप होगी तो ये भी सही नहीं है। फॉर द सेम ज्योमेट्री द शेप विल बी डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट वी हैव Ab4E, 4 बॉन्ड पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, आपकी शेप क्या होगी, सीसॉ जैसी होगी, ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं। एक आपका एक्सिस है, उसके अलोंग क्या कर रहे हो, ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हो, तो ये सीसॉ जैसी आपकी क्या है, शेप होने वाली है, दैट इज SF4 एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सो दैट इज द ज्योमेट्री। देन Ab3E2, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सो इट विल लुक लाइक दिस, बट द शेप इज डिफरेंट। अब देखो दोनों में ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द शेप इज टी शेप, तो इसकी क्या है शेप, टी शेप जैसी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, बाय वाई, बिकॉज ये देखो शेप सिर्फ शेप में हम क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट ही नहीं करते। तो अगर आप शेप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे भी, अगर मैं लोन पेयर को काउंट ना करूँ तो ये क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल जैसी दिख रही है, 1 2 3 एंड्स निकल रहे, जैसे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे बेंट है, यहाँ पे अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये क्या है, सिर्फ बेंट शेप दिख रही है। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो शेप क्या होगी आपकी, ऐसी होगी। और यहाँ पे भी अगर मैं इन दोनों को छुपा दूँ तो शेप कैसी है, बेंट है आपकी। सो सिमिलरली हेयर एज वेल, आपका अगर मैं इसको छुपा दूँ तो शेप कैसी है, सीसॉ जैसी है, ठीक है। ये एक सरफेस हो गया और उसके दोनों तरफ ऐसे बॉन्ड हो गए। एंड हेयर एज वेल, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों लोन पेयर को छुपा दूँ तो आपकी शेप कैसी है, टी बन रहा है, एक ऐसा उल्टा टी बन रहा है, इस तरीके से टी बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपकी टी शेप्ड हो गई। सो इस तरीके से जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा और टी शेप्ड आपकी आ जाएगी। तो इट विल बी ClF3। कौन सा मॉलिक्यूल है, ClF3 को अगर आप इफ दे विल कंबाइन सो दे विल गेट अ टी शेप्ड, और द मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। नाउ AB5E, अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो क्या है, इसका मतलब 5 आपके बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर है। तो 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर में आपकी शेप ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल, एंड द शेप विल गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज BrF5, ठीक है। तो ये आपकी स्क्वायर पिरामिडल शेप होने वाली है फॉर दिस मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री विल गोइंग टू बी डिफरेंट। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे छुपा लोगे इसको तो ये स्क्वायर आपको दिखेगा, ऐसे 4 एंड्स निकले हुए हैं, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, पिरामिड की फॉर्म में स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। देन AB4E2, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगेन आप इन दोनों को छुपा लोगे तो आपकी जो है ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर होगा। सिर्फ 4 आपके पास क्या है, ऐसा है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर हो गया आपके पास फॉर द मॉलिक्यूल ZeF4। तो ZeF4 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, बट द शेप इज स्क्वायर प्लेनर, राइट। एंड देन we are done with the all the shape of the molecule which has lone pair, more than one
वन और मोर देन वन, ठीक है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, सो दे विल हैव डिफरेंट शेप देन देयर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होने वाली हैं। एंड वी हैव अंडरस्टूड द कि कौन सी ज्योमेट्री पे कौन सी शेप में आपको मिलेगी, ठीक है। और सबकी अलग अलग ज्योमेट्री और अलग अलग शेप है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये जो टेबल मैंने आपको कराई है इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से याद करना है, बार बार देखना है, रिवाइज करना आप इस वीडियो को। देन यू विल लर्न द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री पे क्या शेप होती है। ये आपको याद करना है कि जब ज्योमेट्री आपकी 5 है तो क्या आपका शेप होती है, ज्योमेट्री अगर 6 है तो क्या शेप है, ज्योमेट्री अगर 4 है तो क्या शेप है, क्या उसकी ज्योमेट्री है, याद रखनी है। फिर उसके करस्पॉन्ड आपको क्या करनी है, शेप याद करनी है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ SiH4 मॉलिक्यूल। SiH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है। तो पहले हम यहाँ पे सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, SI, क्योंकि वो कम नंबर है, राइट। तो उसका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे आपको, तो कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, टेट्राहेड्रल मिलने वाले हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4, ठीक है। और क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप SI को हाइड्रोजन के साथ करोगे, SI के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आपने सेंट्रल एटम माना है, इसको एक एक हाइड्रोजन के साथ आपने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। सो यू विल सी दैट कि आपके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिर्फ आपकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड हो जाएगी, बॉन्ड पेयर से। तो ज्योमेट्री विल बी डिसाइडेड बाय दी बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर जब होते हैं तो आपकी शेप क्या हो जाती है, व्हेनेवर द बॉन्ड पेयर आर 4 देन द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका बॉन्ड पेयर का नंबर 4 आया है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, देन यू कैन से दैट द शेप इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। और क्या इसमें शेप और मॉलिक्यूल, शेप और ज्योमेट्री सेम होने वाली है, तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल एंड शेप इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल। तो आप देख पा रहे हो ये है, ये डिफाइन की गई है शेप, molecular geometry. So from here you can say that it has the tetrahedral shape and the tetrahedral geometry and the angle is going to be 109.5 degree. So this is how you can define the geometry and shape. और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. So this is how we are going to explain the geometry of the SiH4 molecule, right? Now let's move forward with the shape of molecule containing bond pair and lone pair. So we have talked about it कि भाई अगर आपके पास lone pair होगा सेंट्रल एटम के पास तो जो उसकी शेप है उसकी ज्योमेट्री से डिफरेंट होने वाली है. एंड वी हैव सीन कि भाई आपके पास जिस टाइप का मॉलिक्यूल है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखा था कि भाई 2 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है. सो लोन पेयर होना जरूरी है, इट कुड बी 1 और मोर देन 1. ठीक है, तो उस हिसाब से आपने देखा था कि ज्योमेट्री और शेप आपकी डिफरेंट आई थी. तो एक बार उसको थोड़ा सा ओवरव्यू एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम देख लेते हैं कि भाई कैसा ये होने वाला है. राइट, सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द AB2E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और एक आपका क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है. सो दिस इज SO2 मॉलिक्यूल. अब इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप देख लेते हैं कि कैसे होने वाली है. सो दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट कि यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड O है. अब देखो हमने क्या बोला था कि बेस्पर थ्योरी में जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं. दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ AB2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर. तो एक्चुअल में बन तो 4 बॉन्ड रहे हैं, यहाँ पे 2 आपके डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड है. एक तरीके से 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, नॉट 4 पेयर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है अलग अलग जगह पे. तो 4 पेयर क्या कर रहे हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. बट इट इज AB2E क्योंकि यहाँ पे हम एक ही जगह पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे. ठीक है, अगर ऐसे 4 बॉन्ड बन रहे होते तो हम उसको क्या करते, 4 बॉन्ड अलग अलग काउंट करते. राइट, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको कंसीडर करना है. ऑल्दो इसमें 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, but still we counted into AB2E type of molecule, right? अब यहाँ पे क्या है आपका जो ये एंगल है. ठीक है, अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है जिसमें एंगल क्या होने वाला है आपका, एक्चुअल एंगल क्या होता है 120 डिग्री होता है. राइट, तो 120 डिग्री से अभी रिड्यूस हो गया है. राइट, सो नाउ द एंगल हैज बीन रिड्यूस, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर आर 4. तो यहाँ पे 4 पेयर क्या हो रही है, बॉन्डिंग कर रही है. मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पेयर ऑफ बॉन्डिंग है. और एक पेयर ऐसा है जो क्या है, लोन पेयर है, जो किसी से बॉन्ड नहीं कर रहा है. सो इट हैज 1 लोन पेयर. तो 1 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग
क्या है आपके, तो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, बट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट अकॉर्डिंग टू दैट इसका टाइप नहीं चेंज होगा, ये Ab2E टाइप ही मॉलिक्यूल है आपका। अब एंगल कितना होना चाहिए था 120, बट हो गया कितना 119.5, थोड़ा रिड्यूस हो गया, 0.5 डिग्री रिड्यूस हो गया है, तो जो शेप है वो क्या हो जाएगी, दिस टाइप ऑफ शेप यू विल गेट, एंड दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज बेंट। तो द शेप इज बेंट ड्यू टू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका लोन पेयर और ये रहा आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, दैट्स व्हाई वो पहले से हल्की क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ना होने की जगह क्या है आपकी ज्योमेट्री, तो ट्राइगोनल प्लेनर है यहाँ पे, राइट, बट द शेप इज बेंट, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, बेंट शेप, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे आपकी शेप डिफरेंट है फ्रॉम द ज्योमेट्री व्हेन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अभी हमारे पास Ab3E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, Ab3 मतलब 3 बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है, और एक लोन पेयर होगा, तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, राइट। सो अब ये आपका क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्चुअल में ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल के एक एंगल की वैल्यू क्या होती है, 109.5, ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल में वैल्यू होती है फॉर दी एंगल, बट हेयर एज वेल द एंगल हैज बीन रिड्यूस्ड। व्हाई इज इट सो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर आर 3 एंड द लोन पेयर इज 1, बट हेयर यू कैन सी दैट द ज्योमेट्री is different, sorry, geometry is different from the shape, so this is going to define the shape. Why? Because यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ भी रिपल्शन होगा, यहाँ भी रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपकी क्या हो जाएगी, शेप। तो यहाँ पे ज्योमेट्री है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, but the shape is trigonal pyramidal which is not equal. So here it is not equal because due to the presence of the lone pair. So lone pair के repulsion की वजह से क्या हो जाएगा, shape में थोड़ा सा change हो जाएगा, थोड़ी bending हो जाती है, because ये क्या कर रहा है, lone pair क्या कर रहा है, भगा रहा है, bond pair को अपने तरफ से क्या कर रहा है, push कर रहा है। तो उस pushing की वजह से क्या होगा, ये shift हो जाएगी आपकी जो बॉन्ड है, जो होना चाहिए था किसी और अरेंजमेंट में, अगर टेट्राहेड्रल है तो आपका अरेंजमेंट कुछ और होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन इट पुश्ड डाउनवर्ड्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल रिड्यूस हो जाएगा, एंगल रिड्यूस हो गया तो शेप भी चेंज हो गई, राइट। सो इस तरीके से हमारी शेप डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और देख लेते हैं एग्जांपल, H2O मॉलिक्यूल के साथ भी यही होता है। यहाँ पे भी आपका देखो, अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो प्लेनर ज्योमेट्री है, बट अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 2, और लोन पेयर भी यहाँ पे क्या है 2। अब लोन पेयर और ज्यादा है तो बेंडिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे एंगल 109 होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका 104 हो गया है, ठीक है। तो 104 आपका एंगल की वैल्यू काफी कम हो गई है वैल्यू, वाई, बिकॉज इट हैज 2 लोन पेयर, तो आपस में भी इनका रिपल्शन होगा। अब लोन पेयर रिपल्शन भी होगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगा। सो ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दी, ये हमें पता है, हमें सीक्वेंस हमने देख रखा है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर बॉन्ड पेयर में और लोन पेयर में, एंड सबसे कम बॉन्ड पेयर में। सो यहाँ पे 2 टाइप के रिपल्शन आ जाएंगे। अभी तक जो हमने डायग्राम देखे थे, अभी तक जो हमने ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर देखा, वहाँ पे या तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही रिपल्शन था, लोन पेयर का अपना रिपल्शन नहीं था। अब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन काफी ज्यादा होता है, तो ये बहुत रिपेल करेगा और अगेन आपको शेप मिल जाएगी, कैसी, बेंट शेप मिल जाएगी, ठीक है। तो होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, बट हो गया क्या, ये ज्योमेट्री आपकी ऐसे हो गई, बेंट हो गई है, राइट। सो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। नेक्स्ट आपका Ab4E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, SF4। अब SF4 में आपको 2 पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं कि आपके स्ट्रक्चर 2 टाइप के हो सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटीज फॉर दिस स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे चूज करना है द स्टेबल स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे कौन सा स्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका करते हैं, बॉन्ड डिफाइन करते हैं, तो इट हैज 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 4 बॉन्ड बन गए और ये आगे आपका लोन पेयर हमने अरेंज कर दिया। यहाँ पे लोन पेयर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्सियल पोजिशन एंड 3 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज देयर एट द 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक तो हमने एक्सियल पे रखा है इसको, जो आपका लोन पेयर है उसको हम रखा है हमने एक्सियल पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर आप रिपल्शन देखोगे
तो कितनी जगह रिपल्शन हो रहा है, 3 जगह रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, राइट। 3 जगह रिपल्शन हो रहा है एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 3 जगह रिपल्शन होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें पता है ये भी है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे कैसी पोजीशन है कि आप स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकते हो। सो अगर हम इस वाले कंसीडरेशन को देखें या इस वाली ज्योमेट्री को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लोन पेयर इधर है, लोन पेयर इज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये ऐसी पोजीशन पे है कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब जो रिपल्शन होगा वो सिर्फ इन दोनों पे होगा, यहाँ पे आपका रिपल्शन बहुत कम है, राइट। तो एट दिस पोजीशन आपका क्या होगा, सिर्फ इसमें कितने हो रहे हैं, 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है। बट हेयर इफ यू विल सी हेयर 3 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज प्रेजेंट। सो वी कैन से दैट एट दिस कंडीशन दिस configuration or this arrangement is more stable as compared to this arrangement. So हम क्या मानेंगे, इसको correct मानेंगे कि this is the final geometry or the shape of the molecule SF4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा ये, ठीक है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन है, पूरा एक जैसा नहीं है बट डिस्टॉर्टेड है, राइट। सो कुछ आपको मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपके 2 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं इन दी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपको देखने की कौन सी ज्योमेट्री में आपका क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो मोर स्टेबल होने वाला है। वी विल चूज दैट ज्योमेट्री एंड अकॉर्डिंग टू दैट द शेप विल बी डिफाइंड, राइट। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे शेप क्या आ गई आपकी, द फोल्डेड शेप, और ये कहते हैं सी सॉ शेप इसको हम बोलेंगे। तो ये शी सॉ ऐसी है, ऐसा होता है ना कि ऊपर नीचे ऐसे जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आप इसको छुपा दोगे तो शेप तो ऐसे डिफाइन होगी एंड देन इट विल लुक लाइक अ सी सॉ, कि एक इधर है एक इधर है और ये पूरा स्ट्रेट आपका अरेंजमेंट है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। नाउ विल सी द मॉलिक्यूल AB3E2 टाइप, जिसमें ClF3 आपका मॉलिक्यूल है। अब इसके 3 टाइप के अरेंजमेंट बना सकते हैं, 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज होती हैं मॉलिक्यूल। एक आपने इसको इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे रख लिया, एक आपने इसको डिफरेंट अरेंजमेंट पे रख लिया कि एक्सियल पे रख लिया, और ये भी कुछ इस टाइप के 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। फॉर द सेम मॉलिक्यूल हम 3 टाइप के अरेंजमेंट बना सकते हैं। बट नाउ व्हाट वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज द मोर स्टेबल, जहाँ पे आपका रिपल्शन कम हो। तो अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर में देखोगे, देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे 3 है, 3 जगह बॉन्ड बन रहा है और 2 जगह क्या है, लोन पेयर है आपके। अब अगर हम रिपल्शन देखिए तो यहाँ पे रिपल्शन जो है वो क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन आपका हो रहा है, राइट। और ऑल्सो ये वाला बॉन्ड इस पे भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये आपके रिपल्शन टाइप है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहाँ पे अगर देखोगे तो काफी ज्यादा क्या आ रहा है, आपका रिपल्शन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रिपल्शन देखें, हर जगह ही आपको क्या दिखेगा, रिपल्शन दिखेगा। तो अगर आप इस अरेंजमेंट में ज्योमेट्री लोगे तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और बाकी के ये दोनों हमारे क्या है, रिपल्शन के क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है, लेस रिपल्शन है। जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो क्या है, लेस रिपल्शन है, दैट इज, क्योंकि यहाँ पे देखो दूर हो गया है, यहाँ पे भी दूर हो गया, तो सिर्फ इतना आपका क्या रिपल्शन है। यहाँ पे देखो ये भी रिपल्शन होगा, ठीक है, इससे भी रिपल्शन होगा, ये थोड़ा यहाँ पे बनाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो है आपका, ये भी रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, काफी रिपल्शन है। बट एट दिस कंडीशन आपका रिपल्शन सिर्फ क्या हो रहा है, इन 2 मॉलिक्यूल के साथ है, ये तो फ्री है पूरा, इसके ऊपर कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो एज कंपेयर अमंग्स ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर, जो रिपल्शन एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, व्हेन लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन द रिपल्शन इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई वी गेट द मोर स्टेबल structure. So we can say that this structure is correct because it is more stable, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें सबसे सही होगा, बाय बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एट दिस ज्योमेट्री एंड देन शेप विल बी डिफाइंड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी व्हाट विल बी द शेप ऑफ XeF4। XeF4 की शेप क्या होने वाली है, राइट। तो पहले तो देखेंगे किस टाइप का मॉलिक्यूल है, AB4E2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, राइट। तो ये हो गया आपके 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। अब हमने देखो इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि आपका रिपल्शन क्या हो, कम हो। तो बॉन्डिंग पेयर इज 4, लोन पेयर इज 2
एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लाइक दिस। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे कर दिया विच इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये किस तरीके से अरेंज है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या बन गया है, स्क्वायर प्लेनर बन गया है एक तरीके से, ठीक है, ये बन गया और एक ये आ गया। तो इस तरीके से, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलने वाले हैं, स्क्वायर प्लेनर। एंड द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल है बट द शेप इज स्क्वायर प्लेनर शेप। ज्योमेट्री कुड बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और द शेप इज ऑक्टाहेड्रल आपकी कुछ ऐसे, ये और ये वाली शेप को हम क्या कह रहे थे, ऑक्टाहेड्रल बोल रहे थे। एंड स्क्वायर प्लेन इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दिस, इस तरीके से हम जान सकते हैं कि भाई शेप और ज्योमेट्री कैसे डिफरेंट होने वाले ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होगा और सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं लोन पेयर, दैट्स वाई शेप आपकी चेंज होने वाली है, राइट। So this was it about the valence shell electron repulsion theory, electron pair repulsion theory. Now we have come across to the new theory which is known as BVT, ठीक है। So ये theory क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम जब भी कोई मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अभी जितनी भी थ्योरीज हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही हैं। सो ल्यूइस थ्योरी देख लीजिए आप, वेस्टवर्थ थ्योरी देख लीजिए, आगे आने वाली और थ्योरीज बीवीटी थ्योरी और फिर एमओटी आएगी, दे ऑल आर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो हमें समझना है कि वो शेयरिंग कैसे हो रही है, ठीक है, शेयरिंग एक्चुअली होती है कहाँ, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जाके रहता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय वॉल्टर हिटलर एंड फिट्ज डब्ल्यू लंडन, ठीक है, इन दोनों ने ये थ्योरी मिलकर दी। सो गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट इन 1927 एंड ही डेवलप फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर्स। तो इसको थोड़ा सा डेवलप भी किया, थोड़ा और रिफाइन किया पॉलिंग ने, राइट। सो व्हाट वाज द थ्योरी, ही सेड दैट व्हेनेवर टू एलिमेंट्स यू नो शेयर इलेक्ट्रॉन, तो उनका जो शेयरिंग होती है उसमें क्या होगा, इस तरीके से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये वो जब वो जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे या शेयर करेंगे, सो दिस इज हाउ दे विल यू नो ओवरलैप। यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आया कि इस तरीके से क्या हो गए, दो हाइड्रोजन के एटम ने क्या किया, ओवरलैप किया और फिर वो कुछ एक ऑर्बिटल में जाके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके घूमते रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल दीज टू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई एक न्यूक्लियस नहीं है, दोनों न्यूक्लियस कुछ एक डिस्टेंस पे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहली बार कॉन्सेप्ट आया दैट वाज ओवरलैपिंग, कि यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, इसी को डिटेल में समझाया गया था इन दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताएगा कि किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, विच ओवरलैपिंग, कि कौन सी ओवरलैपिंग करने से कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, दैट यू विल बी सीइंग इन दिस थ्योरी ओनली। तो पहले समझ लेते हैं इसको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अट्रैक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर अपना खुद का एक एटम है, उसका खुद के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट वी नो। क्योंकि मान लो ए एटम है और ए उसी का एक इलेक्ट्रॉन ई है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे अगर एटम बी है तो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट, सही कह रहे हो एकदम। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि इन दोनों में क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों, ये अपने एटम के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, नॉट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, राइट। फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। ये भी होता है जब आप शेयरिंग करोगे इलेक्ट्रॉन की, जब ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो जाएगा, यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, कि जो न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज अगेन दे बोथ आर ऑपोजिट चार्ज, तो ऑपोजिट अट्रैक्शन तो होना लाजमी है, ठीक है। तो हेयर वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं। देन रिपल्शन फोर्सेस अराइजेस बिटवीन, रिपल्शन किसके बीच में होगा, कौन एक दूसरे को रिपेल करेगा, जो क्या होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे कौन कौन से लाइक चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस हैं। अगर कोई दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दोनों क्या करेंगे, लाइक चार्जेस होंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। Also the nucleus of the both the atom, they also carry the positive charge, positive charge repel each other. So here between the electron आपको क्या मिलेगा,
रिपल्शन फोर्स मिलेगा, एंड बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ द एटम आपको क्या मिलने वाला है, रिपल्शन दिखने वाला है या रिपल्सिव फोर्सेस दिखने वाले हैं. सो हेयर वी कैन से दैट अट्रैक्शन कहाँ होगा, ऑपोजिट, या तो इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है. और हेयर इट विल बी रिपल्शन एंड हेयर इट विल बी रिपल्शन. तो ये हो गया रिपल्शन और ये भी रिपल्शन. तो इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री हमें देखने को मिल रही है कि भाई कैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स मिल रहे हैं इन दी एटम, इन बिटवीन दी टू एटम. तो इससे क्या होगा, आपको क्या मिल जाएंगे, ओल्ड फोर्सेस एंड न्यू फोर्सेस मिलेंगे, नए टाइप के फोर्सेस मिलेंगे और कुछ पुराने फोर्सेस. तो हम जानते हैं पुराने फोर्सेस क्या है कि भाई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. ये तो हमारी बहुत कॉमन सी बात है कि भाई मेरा न्यूक्लियस है तो वो मेरे इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा. तो ये हो गया ओल्ड फोर्स. ये भी हो गया ओल्ड फोर्स कि ये इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. बट नए फोर्सेस अब क्या आ गए कि भाई आपस में भी अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, इन दोनों में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है. तो इस तरीके से नई टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स हमें मिल गए फ्रॉम द ओल्ड फोर्सेज. ठीक है, तो ब्रिंग द टू एटम क्लोज टू ईच अदर. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेंगे, दो एटम को एक दूसरे के पास लेके आएंगे. ओवरलैपिंग होने के चांसेस होंगे कि हाँ भाई ओवरलैप हो जाओ, जुड़ जाओ, ताकि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक के शेल मतलब दोनों के एक फिक्स ऑर्बिटल में या एक कॉमन ऑर्बिटल में क्या करता रहे, मूव करता रहे. देन अगर रिपल्सिव फोर्स की बात करेंगे तो ये रही हमारी रिपल्सिव फोर्सेस. इस तरीके से काम कर रही है, दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करने वाले हैं. तो दे विल पुश देम अपार्ट. तो अगर इलेक्ट्रॉन पास भी आना चाहेगा तो दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस भी पास आना चाहेगा तो दूर चला जाएगा. तो न्यूक्लियस लाइक चार्जेस विल नेवर कम क्लोज टू ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को क्लोज लाने की कोशिश करेंगे. तो न्यूक्लियस पास भी आएगा बट इतना पास नहीं आएगा कि भाई जो आपके सॉरी नॉट न्यूक्लियस, एटम पास आएंगे लेकिन इतना पास भी नहीं आ सकते कि भाई न्यूक्लियस एक दूसरे में कोलैप्स हो जाए. ठीक है, तो ये चीज भी. तो इस तरीके से क्या होगा, एक बैलेंस बन रहा है कि आप क्लोज तो आ रहे हो बट इतना क्लोज भी नहीं आओगे कि आपस में कोलैप्स हो जाओ, ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैपिंग होगी बट एट सम एक्सटेंट. ठीक है, ओवरलैपिंग हो सकती है. तो यहाँ से मैं जैसे आप कह सकते हो यहाँ पे 50% ही ओवरलैपिंग होती है, उसके बियॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं हो सकती. वाई, रीजन बहुत क्लियर है कि न्यूक्लियस बस एक रेंज तक ही क्या आ सकता है, पास आ सकता है. उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे विल स्टार्ट रिपेलिंग. सो दे कैन कम क्लोजर टू एट वन एक्सटेंट ओनली, उसके बियॉन्ड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. तो एटम क्या करते हैं, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के न्यूक्लियस, और मतलब एटम ओवरलैप हो गए, अब एक डिस्टेंस पे न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, एक दूसरे से ऐसे आपका वेव की तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस. तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इस तरीके से शेयरिंग होती है. अब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. कितनी ओवरलैपिंग हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना कोवलेंट कैरेक्टर है मॉलिक्यूल के अंदर, एंड देन वी कैन डिफाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट. So magnitude of the new attractive force is more than the new repulsive force. Also इन्होंने क्या देखा कि जो नए अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स से उनकी वैल्यू ज़्यादा है. इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दैट्स वाई ओवरलैपिंग हो जाएगी. ठीक है, बट वो अट्रैक्शन एक एक्सटेंट तक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे में कोलैप्स हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए. उनके कुछ एक्सटेंट तक, उनके जो ऑर्बिटल है वो कुछ एक्सटेंट तक क्या होंगे, ओवरलैप होंगे. एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी मोर देन दी रिपल्शन फोर्स. ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. तो ये ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि कैसे होगा. तो ये एनर्जी का ग्राफ है वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. तो एनर्जी और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है कि डिस्टेंस पास होने पे या ज़्यादा होने पे एनर्जी कैसे चेंज हो रही है. तो यहाँ पे हम देखेंगे आपके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो यहाँ पे लेस डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, फिर और कम हो गया, एंड देन काफ़ी कम हमने क्या कर दिया है, डिस्टेंस कर दिया है. तो ये क्या है, बॉन्ड. ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको बॉन्ड की एनर्जी बता रहा है. यहाँ पे आपको बॉन्ड एंथैल्पी बता रहा है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, राइट. सो इफ यू विल ऑब्जर्व दिस ग्राफ यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए हैं, इसलिए वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव में चली गई है, राइट. तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मॉलिक्यूल इतना क्लोज आ जाए कि भाई उसको तोड़ना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए. ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, जैसे जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, नाउ दे हैव अरेंज एट सर्टेन डिस्टेंस, जहाँ पे उनका न्यूक्लियस
इस इतना दूर है कि वो एक दूसरे को रिपेल करके भगा नहीं रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस इज अरेंज एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जहाँ पे एटम क्या हो गया है या जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें H2 मिला है, इट इज़ मोर स्टेबल। तो एट दिस कंडीशन ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है अमंग्स ऑल, ठीक है। यहाँ पे इस बॉन्ड के कुछ लेंथ है दैट इज 74 पिकोमीटर, इसकी कुछ एनर्जी है और बॉन्ड एंथैल्पी इसकी है 435.8, ठीक है। तो ये आपकी एंथैल्पी है, फिर उसके बाद आपको इसकी लेंथ भी मिल गई है एंड एट दिस लेंथ इट इज़ मोर स्टेबल। बाकी सारी लेंथ पे क्या है, या तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया कि रिपल्शन होना शुरू हो गया, भगाना, मतलब इसको इतना क्लोज कर दिया कि अब इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। पास तो कर दिया हमने बट इट इज़ नॉट स्टेबल, डिस्टेंस तो कम है बट स्टेबिलिटी खराब हो गई है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल भी तो करना पड़ेगा ना, स्टेबल नहीं होगा तो कभी भी भाग जाएगा निकल के, बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। सो बॉन्ड टूटने के, बॉन्ड को क्या तोड़ने में आसानी रहेगी, ऐसा बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, मतलब एटम का रिपल्शन इतना ज़्यादा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि हल्की सी एनर्जी दोगे वो क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज नॉट स्टेबल एक्सेप्ट कि इसका डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ पे कुछ ऐसा सर्टेन डिस्टेंस लिया है कि न्यूक्लियस अब रिपल्शन नहीं कर रहा है, तो रिपल्शन कम होगा, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हेयर अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो अगेन क्या हो गया है, दूर चला गया है, दूर चला गया है तो अब इसको ब्रेक करना ईजी है, तो ये अगेन स्टेबल नहीं होगा। और इधर आप देख रहे हो डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर कर दिया है, तो एनर्जी भी क्या हो गई है, जीरो हो गई। मतलब ऐसे बॉन्ड मतलब एटम क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने में तो कोई एनर्जी लगेगी, जब ऑलरेडी बहुत दूर है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में क्या ही एनर्जी लगेगी आपको। सो दे आर वेरी लेस स्टेबल। सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज वेरी जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर दोगे तब भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और जब आप बहुत पास कर दोगे तब भी वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो एट सर्टेन डिस्टेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं एंड दे विल बिकम मोर स्टेबल। सो दैट्स हाउ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन यू अबाउट दी कोवैलेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि कैसे दो एटम कोवैलेंटली अरेंज होते हैं और उनकी जो शेयरिंग होती है तो वो ओवरलैपिंग से होगी, राइट। सो हेयर अगर आप देखोगे हाइड्रोजन एटम को, तो एट हाई एनर्जी स्टेट हाइड्रोजन एटम है ये आपका, ये एक हाई एनर्जी स्टेट में है, ये भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। जब हम इनको ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स, दे विल कम क्लोजर एंड ओवरलैप विद ईच अदर। तो इस तरीके से ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है आपका, दिस शोज ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है, और ओवरलैपिंग होने के कुछ कंडीशंस हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी कंडीशन बताते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होगी, आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ होगी जिसमें स्पिन क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये अपवर्ड स्पिन कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड स्पिन होना चाहिए। सो ओवरलैपिंग ओनली पॉसिबल व्हेन द स्पिनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे, एक साथ ओवरलैप करेंगे और एक सेम ऑर्बिटल में जाके अरेंज हो जाएंगे। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में आप ऑपोजिट स्पिन में ही रह सकते हो, इसीलिए अगर आपने सेम स्पिन का ले लिया तो ओवरलैपिंग करने के बाद एटम क्या होगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा, या जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। सो वी कैन नॉट डू दिस, ओनली दिस इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि अब इनके ऑर्बिटल क्या हो रहा है, मिक्स हो गए हैं, ठीक है, मिक्स होके वो एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो एक बार इसको रेज कर लेते हैं। सो एट लो एनर्जी स्टेट है, अब ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी लो हो गई है, पहले ये हाई एनर्जी एटम थे, नाउ बाय द ओवरलैपिंग दे हैव लेस एनर्जी नाउ, ठीक है। अब इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, बट दे आर हाईली स्टेबल। बट एट दिस कंडीशन ये क्या है, स्टेबल ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इनका क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। सो दे आर मोर स्टेबल एट लो एनर्जी। तो हमने पहले भी बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी पे रहते हैं या एटम की एनर्जी लो है तो वो क्या करेगा, स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दी हायर एनर्जी स्टेट। तो एट दिस कंडीशन जब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है तो बहुत रिएक्टिव है, क्या है ये कि आप इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ऑल्सो इट इज़ हैविंग हाई एनर्जी। सो ड्यू टू द हाई एनर्जी इट इज़ लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। तो हमें क्या चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहिए। सो स्टेबिलिटी कैसे होगी, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएंगे, एनर्जी लो स्टेट में चली जाएगी। सो दैट्स हाउ
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफाइंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कितने एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग हो रही है, मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग से 50% से हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सिर्फ कितने तक पॉसिबल है, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल टिल 50%, क्या 50% तक ओवरलैप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस इतना पास आ जाएगा कि वो रिपेल करने लगेगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा पास भी आना ठीक नहीं है, राइट। अब जितनी ओवरलैपिंग हो गया 50% के दायरे में जितनी ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब उतना ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, इसका मतलब जितना क्लोज आप आओगे उतना क्या हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बट एक डिस्टेंस के बाद आप क्लोज नहीं आ सकते, तो 50% तक के क्राइटेरिया को मान के कि लेट्स से अगर आप 40% क्लोज आ सकते हो, एक मॉलिक्यूल है जो 40% ओवरलैपिंग कर रहा है, एक मॉलिक्यूल है जो 30% ओवरलैपिंग कर रहा है, सो ओवरलैपिंग इज मोर इन दिस मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल विच इज 40%, दैट्स व्हाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर देन दी बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसका एक्सटेंट है, राइट, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने ही ज़्यादा क्या होने वाली है, आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है, उतना ही मजबूत आपका बॉन्ड होगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड द ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपके बनते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो अभी ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस थ्योरी। तो बेसिक क्या था कि भाई दो मॉलिक्यूल जब पास, दो एटम जब पास आते हैं तो ओवरलैप हो जाते हैं, उनमें एक अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन फोर्स काम करती है, अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, दैट्स व्हाई वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। और उस जुड़ाव को क्या कहते हैं, ये जो जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है एक कॉमन ऑर्बिटल में, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप हो गया ना एक दूसरे के ऊपर, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीबीटी थ्योरी, राइट। नाउ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, तो ओवरलैपिंग या फिर जो बीबीटी थ्योरी है वो हमें क्या बताती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड बताती है, दैट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डायरेक्शनल बॉन्ड, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, क्योंकि डायरेक्शन पे बहुत डिपेंड कर रही है कि भाई आपका मॉलिक्यूल किस अरेंजमेंट में, किस ज्योमेट्री में लगा हुआ है, उससे आपकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफाइन होंगी। सो जैसे कि ये मॉलिक्यूल है NH3, फिर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल हो गया, फिर हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल हो गया, ये सारे क्या हैं आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, जो बॉन्ड का डायरेक्शन है इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि भाई किस किस जगह पे बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी, दैट विल एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे कि ओवरलैपिंग कैसी है, डायरेक्शनल है और उसमें ओवरलैपिंग कितनी है, 40% है, 30% है, 20% है। ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, हाइब्रिड बन रहा है ना, कि आपने क्या किया, इस वाले ऑर्बिटल को एक एलिमेंट, एक एटम ए के ऑर्बिटल को बी के ऑर्बिटल के साथ क्या कर दिया है, मिक्स करके एक कॉमन ऑर्बिटल बना दिया है, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। सो वी विल गेट टू नो कि ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग या फिर ये जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग हो रही है और कितना हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस थ्योरी। देन द क्वेश्चन अराइजेज दैट explain the attractive and repulsive force of H2 molecule on the basis of BBT theory। तो हमें attractive और repulsive force बताने of the BBT theory for the molecule H2, ठीक है। तो H2 molecule के लिए attraction force क्या होगा, attraction किस में होगा, या तो एक न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, या फिर आपका न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, तो इसके न्यूक्लियस का इसके एटम इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, सो दीज आर द अट्रैक्शन फोर्स एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक, ठीक है। ये ओल्ड फोर्स है और ये नए फोर्स है जो न्यू बने हैं। देन ऑन द अदर हैंड रिपल्सिव फोर्स क्या होने वाले हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक एटम है, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होना है और दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में आपको क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स दिखाई देगा। सो विल मेक इट, द डायग्राम शुड बी लाइक दिस। अगर आप कंपेयर करोगे, अगेन हम ऑलरेडी इस डायग्राम को कंपेयर कर चुके हैं कि जो न्यू फोर्स है या जो अट्रैक्शन, न्यू अट्रैक्शन फोर्स है दैट दे हैव मोर वैल्यू देन दी
repulsive force. So that's how the H2 molecule is explained according to the BBT theory. तो उसके attraction और repulsion का हमें पता चल गया, attraction ज़्यादा होता है इसलिए वो overlap कर जाता है. So overlapping होगी तो covalent character आएगा, covalent character आएगा तो कितना आएगा ये हमें पता चलेगा by the extent of overlapping that we will understand in our next lecture. ठीक है, तो बच्चों आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि भाई फजान रूल क्या था, फजान रूल ने कैसे आपके आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन किया कि कुछ आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करते हैं, क्यों शो करते हैं हमने जाना. फिर हमने देखा है कि हमारे पास वेस्पर थ्योरी थी कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, बिकॉज लुईस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों को हमने जाना है. देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बता रही कि कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा, कोवेलेंसी कैसे होगी, कैसे आपके मॉलिक्यूल जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग किस तरीके से होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होगा, कैसे आपके कॉमन और वाइटल बनेगा, आपकी ओवरलैपिंग कैसी है. ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग वी विल गोइंग टू डिफाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो बी रेडी फॉर इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओवरलैपिंग मोर एंड देन वी विल ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप देखोगे आगे की केमिस्ट्री समझने के लिए भी आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाई बॉन्ड कैसा बन रहा है, ओवरलैपिंग कैसी होगी और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है. सो स्टूडेंट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. आपको अपडेटेड रहना है, सारे लेक्चर्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास. अंटिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड I will see you in my next lecture. Bye bye.